समंदर की लहरों का शोर वहां तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकालकर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहां चंद दिन पहले का एक एसएमएस अभी तक पड़ा था। उसने उसका जवाब नहीं दिया था। वो कई दफ़ा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बयूक अदा से वापसी के अगले रोज़ इंडिया के गैर शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी रब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ़ मैंने आपको पहुँचाई, उसके बदले में अगर आप मुझे माफ़ कर दें, तो ये आपकी बड़ाई होगी। और अगर आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम हो या गैर सरकारी, कानूनी या गैर कानूनी, मुझे सिर्फ एक एसएमएस कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP। इस पैगाम के बाद उस शख्स ने वाकई कोई रब्ता नहीं किया था और अब इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन दिलो दिमाग के साथ घूमती थी। उससे पहले की निस्बत अब एआरपी से डर नहीं लगता था, मगर इस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए उसके ज़हन में एक ख्याल खूंदे की तरह लपका था। उससे पलटकर एहतियात से जिहान को देखा। वो आंखों पर बाजू रखे सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब उसे कभी न कभी तो देना ही था। उससे सोचा कि वो गौर फिक्र करके कुछ ऐसा लिख कर भेजेगी कि वो पढ़ के भी नहीं और दोबारा उसका पीछा भी ना करे। सो अचानक उसे एक अजीब सा ख्याल आया। जी हाँ, उनको सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। उसे वो बेयोग अदा वाले ट्रिप के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर लगा था। गर्दिश माश के झमेलों में फंसे उस इंसान की अगर वो एक मदद कर सकती थी, तो इसमें आखिर खर्च ही क्या था? वो काफ़ी देर सोचती रही, फिर उसने जवाब टाइप करना शुरू किया। आपकी वसीउल नज़री का शुक्रिया। मुझे वाक़तन इस्तांबुल में एक काम दरपेश है। अगर आप मेरी मदद करेंगे, तो मैं इसे आपकी तरफ से पहुँचाई जाने वाली अज़ियत का मुदावा समझूंगी। उससे पैगाम भेज दिया। अब वो खामोशी से बैठी समंदर की लहरें देखने लगी। वो बयूं अदा उसके घर भी तो चली गई थी और जब दरवाज़ा बंद हुआ था तो उसे लगा था वो एक संगीन गलती कर चुकी है, मगर उस गलती का नतीजा बहुत अच्छा और इत्मीनान बख्श निकला था। उसे एहसास था कि अब भी उसने गलती की है और उसका नतीजा। एकदम फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो चौंकी और मोबाइल सामने किया। वही इंडिया का गैर शनासा सा नंबर था। वो तो समझी थी कि टेक्स्ट पे बात हो जाए बहुत है, मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो फ़ोन कर लेगा। वो मोबाइल संभालती उठकर सामने मंडेर के पास चली आई। अगर वो यहाँ खड़े होकर बात करेगी तो जिहान तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी। हेलो। उससे फ़ोन उठा लिया। ज़ेह नसीब, ज़ेह नसीब, आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? वही आमियाना सा मुस्कुराता लबो लहजा। उससे अपनी हरकत पर शदीद पेशेमानी हुई। मुझे एक काम था, वो एहतियात से नब्बे तुले लहजे में कहने लगी। और बेहतर होगा कि हम कोई बेकार की बात करने की बजाय काम की बात करें। आपकी मर्ज़ी है हयाजी। राब्ता भी तो आप ही ने किया है, वरना अब्दुल रहमान पाशा अपने कॉल का बहुत पक्का है। वो शायद तंज कर गया था, मगर वो पी गई। मेरी कज़न का रेस्टोरेंट है इस क्लास स्ट्रीट पर, बर्गर किंग। उसकी शॉप की किससे अदा नहीं हुई। रेस्टोरेंट की मालिका आजकल मेरी कज़न को तंग कर रही है। क्या वो उसे साल 2 साल की मोहलत नहीं दे सकती? कौन सा कज़न? वो जैसे चौंका था। जी, जिहान सिकंदर। वो हकलाई। उसे नहीं पता था कि वो ठीक कर रही है या गलत, मगर वो यूँ हाथ पे हाथ धर कर बैठी उसे उस परेशानी से थकते नहीं देख सकती थी। अच्छा, तो आप चाहती हैं मैं आपके कज़न का ये मसला हल कर दूं, और ये कि उसकी मालिका फिर उसे तंग ना करे। जी। वो होले से हंसिया। मैं कुछ करता हूँ, आप फिक्र ना करें। उससे फ़ोन रख दिया और सोचने लगी कि वो हंसा क्यों था। वो वापस आकर जिहान के साथ बैठ गई। चंद लम्हे लगे थे उसे नॉर्मल होने में। उसने वही किया जो उसे ठीक लगा था और अब वो ज़रा मुतमईन थी। काफ़ी देर वो वहीं सतून के साथ टेक लगाए बैठी रही। उसके हक में टॉप कपी का अजीम महल था और सामने मरमरा का समंदर। समंदर के उस पार एशियाई इस्तांबुल पुराना शहर था। बहुत से लम्हे महल की दीवारों से रिंगते मरमरा के पानियों में खुल गए तो एकदम जिहान का मोबाइल बजा। वो जैसे झटके से उठ बैठा, शॉल हटाई और जेब से मोबाइल निकाला। तब तक कॉल करने वाला शायद कॉल काट चुका था। रेस्टोरेंट से आ रही थी कॉल, मेरा ख्याल है वापस चलते हैं, वो चालाक लोमड़ी ना आई हो कहीं। वो परेशानी से कहता उठ खड़ा हुआ। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करते हो? वो बड़े इत्मीनान से कहते हुए उसके साथ खड़ी हुई। जिहान ने उसकी बात पे थके थके से अंदाज में नफ़ी में सा हिला दिया था। काफ़ी देर बाद जब वो दोनों साथ साथ चलते हुए इस क्लास स्ट्रीट में दाखिल हुए तो शया ने कहा, आज मैं तुम्हारा बर्गर खा कर जाऊंगी।
क्योंकि डीजे और तुमने अपनी अपनी बीमारी मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। खा लेना। वो धीरे से मुस्कुराया मगर अगले ही पल ठटक कर रुका। मुस्कुराहट चेहरे से गायब हो गई। अया ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। सामने बर्गर किंग था। उसकी शीशे की दीवार में बड़ा सा सुराख था और सुराख के गिर्द मकड़ी के जाले की माने दरारें पड़ी थीं। वो एकदम तेजी से दौड़ता रेस्टोरेंट की तरफ लपका, जबकि वो वहीं शशर सी खड़ी थी। उसकी समातों में एक कहका गूंजा था। खिड़कियों के टूटे शीशे, उल्टा बिखरा टूटा फर्नीचर, ऊंधी मेजें, टुकड़े टुकड़े हुए बर्तन, हर जगह तोड़ फोड़ के आसार थे। अमले के एक शख्स के साथ 2 पुलिस वाले खड़े थे। एक ऑफिसर हाथ में पकड़े क्लिप बोर्ड पे लगे कागज पे कुछ लिख रहा था। जिहान ताखेर से वो सब कुछ देखता उस पुलिस ऑफिसर की तरफ आया। वो उससे कुछ कह रहे थे और वो सदमे और शौक से गुंग नफी में सा हिलाता, कुछ कह नहीं पा रहा था। ये सब क्या है? उससे करीब से गुजरते शेफ को रोककर पूछा। जवाबन उसने तासुब से सर हिलाया। वो गैंगस्टर थे, उनके पास असला था। वो अंदर आया, पूरा रेस्टोरेंट उलट दिया। अमले को जदोकोब भी किया। पुलिस भी बहुत देर से पहुंची। वो कहकर आगे बढ़ गया और उसका दिल चाह रहा था वो फूट फूट कर रोना शुरू कर दे। ये उसने क्या कर दिया? किस शख्स पे भरोसा कर लिया? ओह खुदाया! पुलिस ऑफिसर की किसी बात के जवाब में कुछ कहते जिहान की निगाह उस पर पड़ी। जब वह मुश्किल आंसू रोके खड़ी थी, उससे उसे हाथ से जाने का इशारा किया। वो वहीं खड़ी रही। वो उसकी तरफ आया। तुम जाओ, टॉक्सम से बस पकड़ लेना। अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वो थका थका सा कह रहा था। उसका चेहरा पहले से ज़्यादा पसमरदा और थकन सदा लग रहा था। वो सर हिलाकर आंसू पीती पलट गई। ये तुमने क्या कर दिया हया? जो उसके पास से उसे भी ज़ाया करवा दिया। आई हेट यू हया, आई हेट यू। खुद को मलम्मत करती वो खामोश आंसुओं से रोती वापस टॉक्सिम जा रही थी। एक लम्हे को उसका दिल चाहा था कि वो फ़ोन करके उस आदमी को बेनकद सुनाए, मगर शायद वो यही चाहता था, राब्ता रखने का कोई बहाना। उससे आंसू रगड़ते हुए सर झटका। नहीं, अब वो उसे कभी फ़ोन नहीं करेगी। वो गहरी नींद में थी। स्याह खूब अंधेरे में जब दूर एक चीखती हुई आवाज़ से समात को चीरा। अंधेरे में दरार पड़ी। दूर से आती आवाज़ करीब होती गई। उसे पलकें जुदा करनी चाहिए तो जैसे उन पे बहुत बोझ था। बामुश्किल आंखें खोली तो चंद लम्हे उसे हवास बहाल करने में लगे। उससे इर्द गिर्द देखा। डोर में पुरसुकून सी नींद तारीखी छाई थी। कोने में मध्यम सा नाइट बल्ब चल रहा था। डीजे, टाली और चेरी अपने अपने बिस्तरों में कंबल डाले सो रही थीं। दीवार पे आवेसा बड़े क्लॉक की चमकती सुइयां रात के 1 बजने का पता दे रही थीं। वो चिंगारती आवाज़ अभी तक आ रही थी। उसे नींद से बोझल होता सर दाएं जाने घुमाया। कोने की पल जरा ऊपर हुई और तकिए तले हाथ डालकर मोबाइल निकाला। उसका तुर्की वाला मोबाइल बज बज कर उसी पल खामोश हुआ था। 2 मिस कॉल्स उसे तफसील खोली तो चमकती स्क्रीन से आंखें पल भर को चुंधी आईं। अया ने पलके सुखेड़ते हाथ से बाल पीछे हटाते हुए स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान मोबाइल 7 ब्रैकेट में 2 का हिस्सा था। अया ने स्क्रीन के कोने पे लिखे टाइम को देखा। रात का 1 बज रहा था। यहाँ 1 बजा था तो पाकिस्तान में 3 बजे हुए थे। आधी रात को आने वाला फ़ोन और मेहमान कभी अच्छी खबर नहीं लाते। उन्हें रिसीव कर सकने वाली कॉल उसे पर्ची की मानद होती है जो कोई घूम कर निकालना भूल गया हो। उसकी सारी नींद और सुस्ती पल भर में भाग गई। ताया इस वक्त क्यों कॉल कर रहे थे? वो ठीक तो थे। अम्मा, अब्बा, रोहेल सब ठीक तो थे। पता नहीं क्या मसला था। वो तड़प कर वापस कॉल मिलाने लगी। फिर याद आया कि उसमें बैलेंस नहीं था। उसने बेबसी से अपने पाकिस्तानी मोबाइल को देखा जो तकिए के उस तरफ रखा था। उसमें भी बैलेंस ख़त्म था। बल्कि उस फ़ोन में तो तुर्की आने के बाद बैलेंस ही नहीं डलवाया था। उससे कंबल फेंका और सीढ़ियाँ फलांग कर नीचे उतरी। वो अपने नाइट सूट में मलबूस थी। गुलाबी चेक वाला ट्राउज़र और खुला लंबा कुर्ता। डीजे, डीजे मोबाइल दो अपना। उसे डीजे के बंक पे चढ़कर उसको झंझोड़ा। वो बामुश्किल हिली। नींद मत हराम करो मेरी, सीधी जहन्नुम में जाओ तुम। बंद आंखों से बड़बड़ाते हुए उससे करवट बदल ली। उसका मोबाइल वहीं तकिए के साथ रखा था। अया ने मोबाइल झपटा और नीचे उतरी। टाली के बंक की कुर्सी खींच कर बैठी और अपने मोबाइल से ताया का नंबर देखकर डीजे के फ़ोन पे मिलाने लगी। फ़ोन नंबर सयाद सुलेमान को कभी ज़ुबानी याद नहीं रहे थे। नंबर मिलाकर उसने फ़ोन कान से लगाया। लम्हे भर की खामोशी के बाद वो मशीनी नस्वानी आवाज़ तुर्क में कुछ बकने लगी, जिसका मतलब ये था कि डीजे सलीर का बैलेंस भी ख़त्म था। उसे झुंझलाकर फ़ोन कान से हटाया। यूरोपीय यूनियन का सारा स्कॉलरशिप इस्तिक़लाल स्ट्रीट और जौहर में शॉपिंग पे उड़ा देने वालियों के साथ यही होना चाहिए था। उसी पल फ़ोन फिर से बजा। ताया फुरकान कॉलिंग।
उससे झट से कॉल उठाई। हेलो। हया, तुम्हारे पास इस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर है? वो ताया फुरकान ही थे। इतने गुस्से से बोले थे कि वो काम गई। जी क्या? हया, मेरे साथ बकवास मत करो। मुझे बताओ तुम्हारे पास दूसरा कोई नंबर है? वो नींद से जागी थी और कभी भी इतनी हास्य दिमाग नहीं रही थी, मगर सारी बात समझने में उसे लम्हा लगा था। इरम पकड़ी गई थी। इरम आधी रात को किसी से फ़ोन पे बात करती पकड़ी गई थी। नहीं ताया अब्बा, मेरे पास यही एक नंबर है और दूसरा यूफोन का है जो आपके पास ऑलरेडी है। तुम्हारे पास मोबलिंग का कोई नंबर नहीं? नहीं ताया अब्बा, आप बेशक अब्बा से पूछ लें। ये नंबर उनके नाम है और मैंने दूसरा नंबर रखकर क्या करना है? अच्छा, ठीक है। उन्होंने खट से फ़ोन बंद कर दिया। उससे गहरी सांस लेकर मोबाइल कान से हटाया और दूसरे हाथ से चेहरे पर आए बाल समेट कर पीछे किए तो इरम फुरकान असगर पकड़ी गई थी। मेरी इरम भी तो है, मजाल है जो बिना सर ढके कभी घर से निकली हो। वो इरम के लिए मुतासिर भी थी और फिक्रमंद भी, मगर दूर अंदर दिल के उस पोशीदा खाने में जो कोई शख्स दुनिया को नहीं दिखा था, उसे थोड़ी सी कमीनी सी खुशी भी हुई थी। बहुत अच्छा हुआ ताया आपा, उस दूर के खाने में किसी ने कहा था। अब तो आपको भी मालूम हो गया कि दूसरों की बेटियों पे उंगली उठाने वाले लोगों के अपने घरों पे वो उंगलियां लोड कराती हैं। बहुत अच्छा हुआ ताया आपा। सुबह सवेरे उठते ही वो उसी कुर्ते ट्राउजर पे एक ढीला ढाला सा स्वेटर और शॉल लपेट कर दिया स्टोर आ गई। बाल उससे अब कैचर में बांध लिए थे और अपने गुलाबी खींची चप्पल पहन लिए थे। स्टोर से उससे कार खरीदा, रिचार्ज किया और मोबाइल पे अम्मा को नंबर मिलाती बाइक कैफे के बरामदे में बिछी कुर्सी खींच कर बैठी। वहाँ फांसे फांसे पर गोल मेज़ों के गिर्द कुर्सियों के फूल बने थे। स्टूडेंट सुबह सुबह ही इधर नाश्ता करने आते थे। सामने सभान जी का खूबसूरत फवारा नस्ब था, गोल चक्कर में मुकीद फवारा जिसकी पानी की धार बहुत ऊपर जाकर नीचे गिरती थी। इतनी सुबह सुबह कैसे किया फ़ोन? खैरियत? फातिमा ज़रा फिक्रमंद होगी। तो क्या मैं आपको ऐसे याद नहीं कर सकती? वो आराम दे अंदाज में टेक लगाकर टांग पर टांग रखती सराहफ़ी से बोली। हमारी पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट हमें अमूमन मिसस्पेल दिया करती हैं या फिर किसी एसएमएस वेबसाइट से मुफ्त का एसएमएस करके कॉल करने का कहती हैं तो हम कॉल बैक करते हैं। इसलिए अगर वो अली सुबह खुद फ़ोन करेंगी तो हैरत तो होगी ना। बस अम्मा, गुर्बत ही इतनी है, क्या करें? वो खींची चप्पलों में मुकीद पैर झुलाते हंसकर बोली। हाँ, यूरोपीय यूनियन ने वो हज़ारों यूरोज़ का स्कॉलरशिप तो किसी और को दिया था ना। फातिमा की तशवीश खत्म हो चुकी थी और वो भी उसी के अंदाज से बात कर रही थी। वो तो रेनी डेज के लिए संभाल कर रखा है। कौन से रेनी डेज? स्प्रिंग ब्रेक अम्मा। और यहाँ स्प्रिंग ब्रेक के दिनों में खूब बारिश होती है, इसलिए मैं और डीजे स्प्रिंग ब्रेक में पूरा तुर्की घूमने का सोच रहे हैं। और लगता है आजकल आप साइमा ताई की कंपनी में रह रही हैं, सुबह ही सुबह तंज किए जा रही हैं। अच्छा, सब छोड़े, ये बताएं घर में सब खैरियत है? हाँ, सब ठीक है। ताया फुरकान की तरफ भी? उससे हाथ से वेटर को इशारा किया। वो करीब आया तो उससे मेन्यू कार्ड पे बने डोनट पे उंगली रखी, फिर उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया तो वो समझ कर वापस मुड़ गया। हाँ, क्यों, किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मगर रात ताया का फ़ोन आया था। अच्छा, आप जाकर उनको कह मत आइएगा। लो, मैं क्यों कहूँगी? फातिमा उल्टा खफा हुई, मगर वो जानती थी कि माओ का भरोसा नहीं होता। लाख कहो कि ना बताइएगा, फिर भी अपने अगले पिछले हिसाब चुकाते वक्त किसी न किसी मौके पे ये बात को इस्तेमाल कर ही लेती थी। मगर एक अच्छी बेटी की तरह से पूरी बात माँ की खुशी गुजार किए बगैर डोनट्स कहाँ खत्म होने थे, तो सारी बात दोहरा दी। बस इरम का मैसेज पढ़ने वाला किस्सा खोल कर गई। अच्छा, पता नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता चला। वो कुछ देर उसी बात पे तबसरा करती रही, फिर एकदम याद आने पे बोली। लो, मैं बताना ही भूल गई, महविश की शादी तय हो गई है। उन्होंने सैयद चाचा की बेटी का नाम लिया जिसकी निस्बत काफ़ी अरसे से अपने मामूजात से तय थी। अच्छा, कब? उससे खुशगवार हैरत हुई। तुर्की आते वक्त सुना तो था कि अप्रैल की कोई तारीख रखेंगे, मगर उससे भूल गया था। हफ्ता हो गया है रखे हुए, जब भी बात होती है बताना भूल जाती हूँ। फिर उन्होंने जो तारीख बताई वो अप्रैल में उनकी स्प्रिंग ब्रेक के दरमियान आती थी। तब तो डीजे और मैं अजीम सल्तनत तुर्किया की सैर कर रहे होंगे। सबीन को बुलाया तो है, मगर कह रही थी कि सिकंदर भाई की तबीयत आजकल ख़राब रहती है, वो नहीं आ सकेगी। मैंने कहा जिहान को भेज दो, अच्छा है साथ हया भी आ जाएगी, दोनों शादी अटेंड कर लेंगे। मगर वो कह रही थी कि मुश्किल है। उससे फ़ोन को कान से हटाकर घूरा और फिर हंसी। माँ भी कभी कभी लतीफ़े सुनाती थी।
वो इंतहाई गैर रोमांटिक से माँ बेटा कहाँ मानते ऐसे रोमांटिक ट्रिप के लिए। उसे सर झटक कर मोबाइल कान से लगाया। फातिमा कह रही थी, एक तो तुम्हारी फूफो भी कोई बात गैर मुबहिम नहीं करती। बिल्कुल, उसे तायद की। बेटा ने चॉकलेट और रंग बिरंगे दानों से सजे 2 डोनट्स प्लेट में मेज़ पे रखे तो अलविदाई कलामात कहने लगी। इरम के मुतल्लिक मज़ीद जानने की फ़िलहाल उसे तलब नहीं रही थी। भयो कदा, फिर भयो कदा। उस रोज़ वो शाम में जल्दी सो गई थी, सो ईशा के बाद आँख खुली, कुछ देर पढ़ती रही, फिर रोहेल से स्काइप पे घंटा भर बातें की और उसे तुर्की का सफ़रनामा सुनाकर खूब बोर किया। अब भूख लगी तो किचन में आई थी। टीचर ने आलू मटर बनाया था, जो सालन कम और खोया गदला पानी ज़्यादा लग रहा था, जिसमें मटर, आलू और प्याज सह रहे थे। वो नाक चढ़ाते हुए उस मलगोबे को गर्म करने के लिए प्लेट में डाल ही रही थी कि टीचर ने पीछे से आकर उसे बताया कि उसने हाले और अंजुम बाजी के साथ पय्यू को अदा जाने का प्रोग्राम बना लिया और कल सुबह 6 बजे की कोर्सल शटल पकड़नी है। वो ओवन का दरवाज़ा बंद करती चौंक कर पलटी। पल भर में उसकी आंखों में नागवारी सिमट आई। हाले और अंजुम बाजी ने प्रोग्राम बनाकर मुझसे पूछा तो मैंने हामी भर ली। पानी की बोतल को खड़े खड़े मुंह से लगाते हुए टीचर ने शाने उचकाए। और यकीनन मेरी तरफ से भी हामी भर ली होगी। बिल्कुल, मैं कोई नहीं जा रही भाई कदा, मेरी तरफ से अंजुम बाजी को इनकार कर दो। वो पलट कर चीज़ें उठा पटक कर रही थी। अंदाज में वाज़ह झुंझलाहट थी। क्यों, इतना तो खूबसूरत जजीरा है। मुझे नहीं जाना उधर, बस कह दिया ना। वो रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला फ्रीजर खोले चंद पैकेट इधर उधर करने लगी। बालों का ढीला जोड़ा उसकी गर्दन की पुष्प पे झूल रहा था। मगर क्यों? वो अब्दुल रहमान पाशा का जजीरा है और मैं उस आदमी की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसने रोटियों का पैकेट निकालकर फ्रीजर का दरवाज़ा जोर से बंद किया। पैकेट मेज़ पे रखा, जमी हुई 2 रोटियां निकाली और प्लेट में रखी। इन मैदे की बनी तो रोटियों का नाम उन्हें मालूम नहीं था, बस सेहत स्टोर पे वो फ्रीजर में नजर आई थी और इतनी समझ तो उन्हें थी कि उन्हें माइक्रोवेव में गर्म करके खाते हैं। तब से वो यही रोटियां खा रही थी। डीजे उसके रोटी ओवन में रखने तक सख्ते से बाहर आ चुकी थी। अब्दुल रहमान पाशा, वो जिसका जिक्र हमारी होस्ट आंटी ने किया था। हाँ, वही क्रिमिनल स्मगलर। मगर उसका क्या जिक्र? हाले ने कहा था कि हाले को छोड़ो, मैं सब बताती हूँ। पहले केचप लाओ, फिर अंजुम बाजी को कॉल करके प्रोग्राम कैंसिल करो। खाना खाकर वो दोनों बाहर आ गई। रात गहरी हो चुकी थी तो उन्होंने ऊनी स्वेटर पहन रखे थे। वो डोरम सी ब्लॉक से निकलकर बातें करते सब्ज़ार पे चलती गईं। पहले डीजे ने अंजुम बाजी को फ़ोन करके माजत की और जब उसे लगा कि वो ज़रा नाराज़ हो गई हैं क्योंकि उन दोनों ने हासी पाकिस्तानी हरकत की थी और तुर्की में कमिटमेंट तोड़ना बहुत बुरा समझा जाता था, सो इस पाकिस्तानी हरकत को संभालने के लिए हया ने फ़ोन ले लिया और उन्हें बताया कि उसकी पप्पू ने कल उसे और उसके फ्रेंड को अपने घर इनवाइट किया है। सो अंजुम बाजी उसकी दावत कबूल करके उनके साथ चले। भैया कदा फिर किसी रोज़ चले जाएंगे। यूं अंजुम बाजी मान गई और अब वो दोनों चलते चलते दिया स्टोर के सामने वाले फवारे के मंडेर पे आ बैठी। फवारे का पानी छींटे उड़ाता हुआ नीचे गिर रहा था और उस पानी में बनते मिट्टे बुलबुलों को देखते हुए हया ने सारी कहानी अलिफ्ता ये उसको सुना डाली। डीजे कितनी देर तो चुप बैठी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोच कर कहने लगी, तो वो पिंकी मेजर अहमद था जो हमें मार्केट में मिला था। बिल्कुल, और डॉली असल ख्वाजा से रहा था। शायद वो उनका पुराना मुलाजिम है। और तुम मुंह उठाकर उसके घर में चली गई। मुंह उठाकर क्या, मेरा पासपोर्ट था उस पर्स में। और अच्छा ही हुआ, सारी बात तो क्लियर हो गई। वो अपनी गलती मानती ये नामुमकिन था, मगर तुमने उसे फ़ोन करके बहुत गलती की। तो भुगत तो रही हूँ ना वो गलती। उस जालिम शख्स ने यह भी नहीं सोचा कि जिहान के पास उस रेस्टोरेंट के अलावा कुछ नहीं है और उससे उसी को तबाह कर दिया। अब यकीनन वो उसकी लैंड लेडी को शह देगा कि वो रेस्टोरेंट वापस हासिल कर ले। वो सख्त नादिम थी। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है? किसी को अजियत पहुंचाना मोहब्बत नहीं होती। कुछ देर वो यूं ही इसी बात को हर पहलू से डिस्कस करती रही। फिर डीजे ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज में कहा, एक बात तो तय है, अब ये मामला ख़त्म हो चुका। अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। वो सर हिलाकर उठ गई। रात बहुत बीत चुकी थी और अब उनको वापस जाना था। सब्ज़ार पे चलते टोन ब्लॉक की तरफ बढ़ते हुए वो सोच रही थी कि अपने मसले किसी को बताने से वो हल नहीं होते। दिल का बोझ किसी के सामने हल्का करते करते 22 दफ़ा हम अपनी ज़ात को ही दूसरे के सामने हल्का कर देते हैं। परेशानियां बताने से कम हो सकती हैं, ख़त्म नहीं। जैसे उसकी परेशानी अभी तक उसके साथ थी।